हेलो एवरीवन, आई शिव बिश्नोई एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। ये आपका इस यूनिट का बस लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका ये यूनिट शुरू ये खत्म हो जाएगा और इसके बाद में हम कोई नया यूनिट स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की डेफिनेशन देख लो। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, एल्कलॉसिस में जो आपका ब्लड पीएच है वो 7.45 से अबव चला जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द बॉडी रिमूव टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम CO2 भी लिख सकते हो। यहां पे क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द कंडीशन इन विच द बॉडी रिमूव टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है आपकी बॉडी से और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे आपको रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बहुत ज्यादा हो तो भी वो खतरनाक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब जरा याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल जो तुम्हारा था 35 to 45 mmHg। अब जब वो 35 से कम आ जाता है उस टाइम पे तुम्हें रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस होता है। ये क्या था, ये था पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 35 to 45 वाला। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब आगे आ जाओ इसके टाइप्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, इसके आपको दो टाइप्स करने हैं, अगेन एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस को मैं RA लिख रहा हूं, एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। अब देखो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है उसके अंदर होता क्या है। एक्यूट अगेन मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्रॉनिक आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है इसके अंदर जो आपका बाइकार्बोनेट का लेवल होता है, दी सीरम बाइकार्बोनेट लेवल फॉल बाय 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके अंदर जो आपका सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल है वो 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक कम आ जाता है। तुम लोग याद करो, जो तुम्हारा नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल था, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो लानत है तुम पे, तो तुम्हें मेरी वीडियो देखने का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ अगर तुम्हें बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल अभी तक पता नहीं है। तो बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल मैं बता ही देता हूं चलो तुम्हें। जो इसका होता है वो होता है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होता है बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बट जब ये 22 से 2 मिली इक्विवेलेंट लीटर कम आ जाए उस टाइम तुम्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो आपका पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी जब आपका 10 mmHg तक कम आ जाता है वो भी आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का, मैं तुम्हें अभी बता के हटाऊं, जो था तुम्हारा 35 to 45 mmHg। अब जब वो 35 से 10 कम आ जाए, ये तुम लगा लो, जब वो 25 mmHg तक आ जाए और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो 2 मिली इक्विवेलेंट तक कम आ जाए, उस टाइम पे तुम्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो रही है, या तो ये कम आ रहा है या फिर ये कम आ रहा है, तो भी तुम्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस नहीं होगा। अब आ जाओ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। इसी की तरह बिल्कुल सेम है, दी सीरम बाइकार्बोनेट लेवल
fall by 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो नॉर्मल सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल है 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जब वो 22 से 4 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक कम आ जाए, उस टाइम पे तुम्हें क्रोनिक ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। और इसके साथ साथ वही जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी जब 10 mmHg तक कम आ जाए नॉर्मल से, उस टाइम पे तुम्हें ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंडीशन होगी। 35 to 45 mmHg। ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। अब हम करते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के कॉजेज। अब आ जाओ कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस पे। जो इसका फर्स्ट कॉज है वो है लंग डिजीज। आप देखो, जब तुम्हें रेस्पिरेटरी की कोई भी कंडीशन होती है, जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, उन सब का जो मेन कॉज होता है वो होता है लंग डिजीज। अगर तुम्हें लंग्स की कोई भी डिजीज है तो तुम्हें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। जो नेक्स्ट कॉज है वो है सीवियर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? आपकी का जो ब्लड होता है उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जो होता है Hb, या फिर जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जब इस हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा कम आ जाता है तब हम उसे सीवियर एनीमिया की कंडीशन बोलते हैं। और नेक्स्ट है इसका कॉज है वो है एंजाइटी। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है तो भी ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, या तो वो बैक्टीरिया से हो रहा है चाहे वो वायरस से हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। जो नेक्स्ट कॉज है वो है प्लूरल इफ्यूजन। अब ये प्लूरल इफ्यूजन क्या है उसको देखो। जो तुम्हारे लंग्स होते हैं उनके ऊपर एक पैरेन्काइमा की लेयर होती है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके तुम्हें दिखा रहा हूं। ये आगे तुम्हारे अंदर की तरफ लंग्स। अब ये लंग्स के बाहर ये एक लेयर है तुम्हारे, ये आगे तुम्हारे लंग्स, और इसके ऊपर ये एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ये आपकी पैरेन्काइमा या फिर लंग पैरेन्काइमा। इसकी जो ये आउटर साइड है इसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और जो इंटरनल लेयर है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। और अब ये जो इंटरनल प्लूरा और ये जो विसरल प्लूरा है, इन दोनों के ये जो बीच की स्पेस है इसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और जो ये प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब जब ये प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका कोई एक नॉर्मल लेवल होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, बट जब ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और इस कंडीशन की वजह से भी आपको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फीवर। अगर किसी पेशेंट को फीवर है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फीवर है, बहुत लंबे टाइम से फीवर है, तो उसको भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है अस्थमा। अगर कोई पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन है, उसे दमे की कोई शिकायत है, तो उसे भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। और नेक्स्ट आ गया एंजाइटी। ये तो हमने कर लिया, ये वही सेम आ गया आपका। तो इसी के साथ आपके ये कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस खत्म होते हैं, और इसी के साथ साथ आपका ये जो चैप्टर था एसिड बेस मेंटेनेंस ये भी खत्म होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।